गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आम दिनों की तरह मैं आज भी इस कक्षा का कक्षा की शुरुआत अयोध्या सिंह उपाध्याय की इन 4 पंक्तियों से करना चाहूँगा कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो, काम कितना ही कठिन हो, किंतु उपताते नहीं। हिंदी के महान हस्ताक्षर कवि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ये पंक्तियाँ हम सबके जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। ये प्रेरणा का स्रोत हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करती हैं। इसलिए आज की इस कक्षा की शुरुआत मैं इन पंक्तियों से कर रहा हूँ। अब जिस तरह की होता चला रहा है, मैं इन पंक्तियों का उच्चारण करने के बाद, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद, आपको सुनाने के बाद मैं मुख्य बिंदु पर आ रहा हूँ। जो चल रहा था, अंग्रेजी ग्रामर के तहत हम टेंस को पढ़ रहे हैं, टेंस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने अपने पिछले 2 क्लासेस में टेंस के मुख्य प्रकारों पर चर्चा की थी, उस पर हमने डिस्कशन किया था। अब टेंस के जो उप प्रकार हैं उनको पहचानने के नियम और अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी में जो रूपांतरण होगा, जो अनुवाद होगा, उसके लिए हमें जिस स्ट्रक्चर की सहायता लेनी पड़ेगी, उस स्ट्रक्चर की हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था, हमने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। आज इस कक्षा में हमें विस्तृत प्रकाश डालना है उस पर, ताकि बच्चों के दिमाग में पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचानने के नियम और उनके बनाने के नियम दिमाग में घर कर जाएं, पूरी तरह से बच्चे समझ जाएं। बच्चे इसे जानने के बाद उन्हें यह ना लगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी तरह की परेशानी है हमें उनका अनुवाद करने में या उन्हें पहचानने में। तो मैं आता हूं इस बिंदु पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान का नियम है कि जिन हिंदी वाक्यों में क्रियाओं का समापन ता है, ती है, ते है, ताहूं इत्यादि से हो, वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो क्या कहा गया कि मुख्य क्रियाओं के अंत में, जैसे खाना खाता हूँ, जाना जाता हूँ, सोना सोते हैं। हालांकि ता हूँ, ती है, ते हैं, ये जो सारी बातें होंगी, ये निर्भर करेंगी किस पर? ये निर्भर करेंगी वाक्य के कर्ता पर, कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पर यह निर्भर होगा कि ता है होगा या ता हूँ होगा या ती हैं होंगे। तो ये निर्भर करता है कि वाक्य में कर्ता कौन है, कर्ता क्या है। मैं है, कर्ता के रूप में मैं है, या कर्ता के रूप में वे लोग है, या कर्ता के रूप में वह है। तो इस तरह से, या कर्ता के रूप में तुम हो, इस तरह से है। तो पहचान का नियम एक बार फिर मैं बोल देता हूं आपको कि जिन हिंदी वाक्यों में क्रियाओं का समापन ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि से हो, वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आती है बात कि कुछ उदाहरण भी
मैं आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आप पूरी तरह से आपकी समझ में ये बात आ जाए कि यह जो वाक्य है हिंदी का, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। आप विश्वस्त होने के लिए आपके पास उदाहरण भी होने चाहिए। अगर आपके पास उदाहरण मौजूद रहेगा तो आप उसकी संरचना खुद बना सकते हैं, अगर आपने कभी भी पहले पढ़ी हुई है तो मैं उदाहरण की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर उदाहरण की बात कर रहा हूँ। उदाहरण मैंने लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में, इस हिंदी वाक्य में जो क्रिया का समापन है, क्रिया का कहने का मतलब है मेरा कि मुख्य क्रिया, कि जो मुख्य क्रिया का समापन हो रहा है वह किससे हो रहा है? ताहू से। ताहू, पढ़ना मुख्य क्रिया में क्या लगा हुआ है? पढ़ता हूँ। ताहू लगा हुआ है। ताहू क्यों लगा? क्योंकि इस वाक्य का जो कर्ता है वह क्या है? मैं है, सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए ताहू लगा। अगर मान लीजिए इसी जगह वह रहता कर्ता के रूप में तो क्या होता? तो होता ता है, हूँ नहीं होता, क्या होता? है होता, ता है होता। तो ये मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आप टीवी देखते हैं, आप दूरदर्शन देखते हैं। टीवी का फुल फॉर्म टेलीविज़न, इसको हम लोग टीवी नहीं बल्कि टीवी बोलते हैं। टी से टेली और वी मतलब विजन, टेली और विजन, टेलीविजन, इसे हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। तो आप टीवी देखते हैं। और तीसरा उदाहरण, वे लड़के सुबह और शाम में दौड़ते हैं। वे लड़के सुबह और शाम में दौड़ते हैं। तो आप, मैं पुनः आता हूँ उदाहरण संख्या 2 पर कि आप टीवी देखते हैं। इसमें जो हिंदी की मुख्य क्रिया है देखना, देखना के साथ ते हैं जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर गौर करें, क्या जुड़ा हुआ है? ते हैं। यह ते हैं इस बात को दर्शा रहा है कि यह जो वाक्य है हिंदी का, यह किस टेंस में है? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्योंकि हमने पहचान के नियम के तहत यह देखा कि जिन हिंदी वाक्यों में क्रियाओं का समापन ता है, ती है, ते है इत्यादि से हो, वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं या आएंगे। तो ते हैं मुख्य क्रिया का समापन हो रहा है ते हैं से, तो क्या होगा? यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और इसमें एक बात और है कि ते हैं क्यों हुआ, ताहू क्यों नहीं हुआ? ताहू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस वाक्य का जो कर्ता है वह आप है। तो आप के साथ ताहू लगाना यह हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इसलिए ते हैं लगा हुआ। वे लड़के सुबह और शाम में दौड़ते हैं, यह तीसरा उदाहरण है इंडेफिनिट टेंस का। तो ते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है? मुख्य क्रिया दौड़ना में ते हैं लगा हुआ है। ते हैं क्योंकि कर्ता वे लड़के हैं, कर्ता के रूप में क्या है? वे लड़का, वे लड़के, तो इसलिए क्या होगा? मुख्य क्रिया में ते हैं का लगना आवश्यक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब मैंने इन तीनों उदाहरणों पर प्रकाश डाला और पूरी तरह से आप ये समझ रहे हैं इन तीनों उदाहरणों के जरिए कि आप किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे, कि ये जो वाक्य दिए गए हैं, या आप किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को खींचकर बाहर निकालेंगे, उसे पिक आउट करेंगे। अब जो अगला स्टेप है मेरा या हमारा, वह है कि मैं चर्चा करूंगा स्ट्रक्चर की, संरचना की, कि बनावट, कैसे हम इन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे या अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। तो अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? स्ट्रक्चर की, बनावट की, संरचना की। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने चर्चा की थी पिछले क्लास में भी अपने, और यहाँ भी मैं कर रहा हूँ कि ये जो एक संरचना है, ये एक ढांचा है जिसके जरिए कि हम हिंदी के वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में क्या करते हैं या करते हैं। तो स्ट्रक्चर के तहत मैंने पहले भी कहा हुआ था कि 4 तरह के वाक्यों की हम चर्चा करने जा रहे हैं या करेंगे। जो 4 तरह के वाक्य थे, अफर्मेटिव सेंटेंस,
निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस की हिंदी नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी प्रश्न बोधक वाक्य और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस की हिंदी प्रश्न बोधक नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत की है। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला का स्ट्रक्चर और उसके बाद उसका उदाहरण। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, ये कहाँ से आता है? ये आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्वीकारात्मक हो और निगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक हो। जिस वाक्य में नहीं लगा हुआ हो वह नकारात्मक होगा, या जो नहीं का भाव दे रहा हो। तो कहने का मतलब है कि स्वीकारात्मक वाक्य वह वाक्य है जो साधारण वाक्य का एक भाग होता है, जिसमें स्वीकारोक्ति होती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, मजदूर खेत में काम करते हैं, वह पटना जाएगा, वे लोग दौड़ेंगे, कोई लड़का कुछ कहेगा, इस तरह से। तो स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, देखिए, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता मतलब क्या? कर्ता का मतलब है जो काम करता हो। काम करने वाले क्या बोलते हैं? कर्ता बोला जाता है। कर्ता जो काम करता हो, कोई भी काम करे, कोई भी क्रिया करे, वह क्या होगा? कर्ता होगा। अब आती है बात कि कर्ता के बाद क्या होगा? कर्ता के बाद क्रिया। यहाँ क्रिया में मुख्य क्रिया की बात चल रही है, मेन वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी कक्षा के दौरान ये कहा हुआ था कि मुख्य क्रिया को हम अंग्रेजी में 4 नामों से जानते हैं। कौन कौन से? ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब, ये 4 नाम। अब आती है बात कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया, और क्रिया में भी क्या मैंने कहा हुआ था कि अंग्रेजी में मुख्य क्रिया के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1, V2, V3 को हमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, लेकिन V4 और V5 के लिए हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। V4 में हम क्रिया के मूल रूप के साथ क्या लगाते हैं? ING लगा देते हैं, और V5 में S या ES लगाते हैं, भावेल्स को देखते हुए कि क्रिया का समापन अगर भावेल्स के साथ हो रहा है तो अक्सर ES जोड़ते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो केवल S जोड़कर हम V5 बना लेते हैं उसमें क्रिया को। तो यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया, कोई काम, वह वर्ब कहलाता है अंग्रेजी में। क्रिया, क्रिया का पहला रूप मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप या क्रिया का 5वां रूप, वर्ब 5th फॉर्म। ये मैंने क्यों लिखा? ये इसलिए क्योंकि कर्ता के अनुसार जो स्ट्रक्चर यह कहता है कि कर्ता के अनुसार आपको वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। अब आती है बात कि किस कर्ता के साथ वर्ब का पहला रूप लगेगा और किस कर्ता के साथ वर्ब का 5वां रूप लगेगा। तो वर्ब का 5वां रूप लगेगा वह कर्ता जो कि 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में हो। आपने पर्सन पढ़ा होगा, 3 तरह के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, 3rd पर्सन। क्या होता है फर्स्ट पर्सन में? क्या आता है फर्स्ट पर्सन में? सिंगुलर नंबर में I और प्लूरल नंबर में V। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर VU और प्लूरल नंबर VU। 3rd पर्सन में ही, सी, इट, ये सिंगुलर नंबर, और प्लूरल नंबर में दे और एक से अधिक जो नाम हो, जो भी चीज़ें हो, वो सब के सब वो आते हैं किसमें?
थर्ड पर्सन में। तो यहाँ बात हो रही थी कि V5 जो लगाना है वो किसके साथ लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो V5 का प्रयोग होगा किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ केवल। शेष सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होगा। ये याद रखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया के पांचवें रूप का प्रयोग किया जाएगा। किस टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के स्वीकारात्मक वाक्य में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के स्वीकारात्मक वाक्य में कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवें रूप का प्रयोग किया जाएगा, जबकि कर्ता क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। और अगर कर्ता इस पर्सन और इस नंबर के अलावा किसी में हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पुल्डर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर पुल्डर नंबर, थर्ड पर्सन पुल्डर नंबर में हो, तो सबके साथ क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आई बात। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये जो डॉट 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 आ रहा है, ये दर्शा रहा है अदर वर्ड्स को। इसके बाद क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आएंगे। अब उदाहरण मैं देखता हूं, आप भी देखें। एग्जाम्पल में क्या है, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। जो मैंने पहचान के नियम के बाद उदाहरण आपको दिया था, उस उदाहरण में पहला वाक्य यही है, क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं का अंग्रेजी अनुवाद जो होगा वह इस स्ट्रक्चर की सहायता से क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये जो इसका अनुवाद होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, हिंदी वाक्य का, वह क्या होगा, वह होगा आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टीच क्या हो गया, क्रिया का पहला रूप V1 हो गया, और यू क्या हो गया, यू ये कर्म है, तुम, और अंग्रेजी क्या हो गई, अंग्रेजी भी कर्म है। एक वाक्य में यहाँ दो कर्म है, यू और इंग्लिश। अब कोई मान लीजिए अगर अदर वर्ड्स रहता, अदर वर्ड्स क्या, अगर मैं कहता कि मैं आपको या मैं तुम्हें शाम में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो शाम में क्या जाता, शाम में जो होता वह अदर वर्ड्स में चलाता। तो अगर मैं वो बताना लिखना होता कि मैं आपको शाम में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो मैं इसका अनुवाद क्या बनाता, मैं बनाता आई टीच यू इंग्लिश इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग इस सेंटेंस में क्या जाता, इन द इवनिंग इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स में जाता। अब है दूसरा निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज या क्या, यह डू या डज जो है यह सहायक क्रिया है। यहाँ पर ये क्या है, सहायक क्रिया है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ये मिल गया है थोड़ा सा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण क्या है, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। अब यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि मैंने डू या डज में डू का ही प्रयोग क्यों किया। बिल्कुल बारीकी से हमें हर बात को देखना है, हर बात देखी जाएगी बारीकी से कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों और कैसे। डू का प्रयोग इस बात को लेकर कि कर्ता यहां पर आई है। डज का प्रयोग केवल उन कर्ता के साथ होगा जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के होंगे, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते होंगे, उन कर्ताओं के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा शेष सभी कर्ताओं के साथ आई वी यू दे एक से अधिक नाम, उन सारे कर्ताओं के साथ क्या होगा, डू का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आई है तो मुझे यहाँ डू का प्रयोग करना पड़ा। तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, गौर से देख लेना है कि नॉट कहाँ लगा हुआ है,
नॉट कहाँ लगा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज के बाद नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी या V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नबोधक वाक्य। प्रश्नबोधक वाक्य वैसा वाक्य जो प्रश्न का बोध करवाता हो, जो प्रश्न का भाव पैदा कर रहा हो, वह क्या होता है? प्रश्नबोधक वाक्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि वह प्रश्न पूछेगा आपसे, वह वाक्य या किसी से। मैं इसका जो स्ट्रक्चर है वह बोल रहा हूं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना मत भूलेंगे, क्योंकि यह वाक्य को दर्शाता है कि यह वाक्य, किसी भी प्रश्नबोधक वाक्य का समापन किससे होता है? वह प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है, जिसे हम अंग्रेजी में नोट ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। वह नोट ऑफ क्या होता है? इंट्रोगेशन। नोट कौन सा? NOT नोट नहीं, बल्कि NOTE नोट, NOTE ऑफ इंटरोगेशन, इंटेरोगेशन। यहां देखिएगा कि हमने क्यों कहा यह प्रश्न सूचक चिन्ह है। अंग्रेजी में कहा जाता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब प्रश्न, पूछताछ, और ये नोट मतलब एक संकेत या चिन्ह। तो अंग्रेजी में हम प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है क्या कहते हैं? उसे हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। तो यहाँ लगाना आवश्यक है। ये प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक हो जाता है, हम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल है, डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसमें भी डू लगा, डज नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं? क्योंकि डू के बाद जो करता आएगा वह क्या होगा? वह सब्जेक्ट, वह यहाँ पर आई हो रहा है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ डू की जगह पर डज होता। तो डू आई टीच यू इंग्लिश। उसके बाद अंतिम जो प्रकार है वाक्य का, वह क्या है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नबोधक नकारात्मक वाक्य। वह वाक्य जो नकारात्मक भी हो और प्रश्न का भी बोध करवा रहा हो, वह होता है प्रश्नबोधक नकारात्मक वाक्य। तो अब इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट के पोजीशन को आप दिमाग में भर लें कि नोट कहाँ आता है, नोट का प्लेस क्या है, नोट की जगह क्या है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट कहाँ आया? सब्जेक्ट के बाद आया। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि डू या डज पहले आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद नोट आ रहा है, उसके बाद V1 क्रिया का पहला रूप आ रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, नहीं सॉरी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की चर्चा हो रही थी। तो उसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका उदाहरण है, डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। यह वाक्य प्रश्न का बोध करवा रहा है, और किस रूप में? स्वीकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक रूप में, कि क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं कह रहा हूं क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो नहीं का भाव आ रहा है, इसलिए क्या है? प्रश्न बोधक वाक्य होते हुए भी यह नकारात्मक है। तो हम इसे प्रश्न बोधक नकारात्मक वाक्य के रूप में जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेशन भी है और निगेशन भी है, दोनों चीजें। उदाहरण क्या है? डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश। फिर डू का प्रयोग आई कर्ता को ध्यान रखते हुए, और उसके बाद नॉट तो हमारा शिक्षक कह रहा है, नॉट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद टीच, टीच क्रिया का पहला रूप, यू ऑब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ठीक, डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश।
तो अब मुझे लगता है कि अब आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं बचा होगा, कोई शंका नहीं बची होगी आपके लिए। अगर बची हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस पूरा जो वीडियो है इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि हर बात आपको बारीकी से समझ में आए। ऐसा नहीं कि बीच में ही आप छोड़ दें, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। मैंने हर बात को बिल्कुल विस्तार से आपके सामने पेश किया है। कोई भी शंका जो मुझे ऐसा लगा कि ये शंका आपके दिमाग में आ सकती है, वो मैंने आपके सामने रखा, उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया, दूर किया है। अब भी अगर कोई आपको लग रहा हो कि कोई चीज़ छूटी हुई हो तो कमेंट के जरिए आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को अंत से, शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह देखें और सीखें और समझें। मैं आज कथा का समापन यहीं पर कर रहा हूँ। शेष कल अगले कक्षा में।